हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आप सभी के लिए रोज की तरह आज भी लेकर आए हैं करंट अफेयर्स बेहतरीन प्रश्नों के साथ। तो ये प्रश्न हम लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। एसएससी जीडी और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी आने वाली है। इसके बाद दिल्ली पुलिस इसमें बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी लोगों के पास शेयर कर दें, पढ़ने वाले लोगों के पास, ताकि उनको फायदा मिल सके। आज की क्लास 2 दिसंबर की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है। डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, एक हेल्थ क्लिनिक खोला गया है। कहाँ पर? नाम क्या है उसका? डॉक्टर आपके द्वार। डॉक्टर आपके द्वार नामक योजना के तहत एक क्लिनिक कैसा है? मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है। कैसा है? मोबाइल हेल्थ क्लिनिक है। और कहाँ पर खुला है? तो देखिए किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? बिहार में। कहाँ पर? बिहार में आर.के. सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये कहाँ पर शुरू किया गया? बिहार। अब बिहार में बात करते हैं, बिहार में शुरू कहाँ पर किया गया? आरा। कहाँ पर? आरा। बिहार के आरा से, बिहार के आरा से शुरू किया गया। अब देखिए शुरू उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किसने किया? तो उद्घाटन इसका किया है आर.के. सिंह ने। किसने? आर.के. सिंह। आर.के. सिंह द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। डॉक्टर आपके द्वार किसके द्वारा? आर.के. सिंह द्वारा। ये क्या है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। कौन? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री। अब देखिए आगे बात करते हैं, शुरू कहां से हुआ? आरा बिहार से। कहां से? आरा बिहार। अब देखिए आरा के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आरा सदर अस्पताल से शुरू हुआ। कहां पर? आरा सदर अस्पताल। लिख लीजिएगा, आरा सदर अस्पताल। आरा सदर अस्पताल से इसे शुरू किया गया। अब देखिए आरा किस जिले में पड़ता है? भोजपुर जिले। आरा बिहार में, आरा किस जिले में पड़ता है? भोजपुर जिले से। तो आरा किस जिले में है? जिला कौन सा है? जिला भोजपुर। जिला है इसका भोजपुर। किसका? आरा का। अब देखिए आरा से संबंधित हम आपको एक और योजना बताते हैं, ग्राम उजाला कार्यक्रम। ग्राम उजाला कार्यक्रम आरा बिहार से शुरू हुआ। कहां से? आरा बिहार। अब ग्राम उजाला कार्यक्रम इसको भी पता होना चाहिए, ग्राम उजाला कार्यक्रम क्या है। देखिए जो नई योजनाएं शुरू होती हैं, नए कार्यक्रम शुरू होते हैं, कहां पर शुरू होते हैं तो उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जिन शहरों से शुरू होते हैं उन शहरों के नाम याद होने चाहिए। उन शहरों से संबंधित पिछली जानकारियां आपको होनी चाहिए, क्योंकि यही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो देखिए जैसे आरा आया कि आरा में शुरू किया गया डॉक्टर आपके द्वार मोबाइल हेल्थ क्लिनिक। तो इस तरीके से जरूरी नहीं कि केवल यही पूछ सकता है ग्राम उजाला कार्यक्रम, क्योंकि आरा से संबंधित पूछ सकता है, आरा शहर से संबंधित पूछ सकता है। तो आरा से संबंधित क्या है? ग्राम उजाला कार्यक्रम। बिहार से संबंधित भी पूछ सकता है, भोजपुर जिले से संबंधित भी पूछ सकता है। तो देखिए उनके बारे में डाटा निकालिए और देखिए कौन सा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है उनको लेकर चलिए, क्योंकि परीक्षाओं में इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए ग्राम उजाला कार्यक्रम कहां से शुरू हुआ? आरा बिहार। आरा बिहार। अब इसमें था क्या? ग्राम उजाला कार्यक्रम। उजाला, तो उजाला आपको पता होना चाहिए, उजाला किससे संबंधित? लाइट के लिए। तो इसमें 10 रुपए का एलईडी बल्ब, 10 रुपए के एलईडी बल्ब की योजना थी। कहां से शुरू हुई थी? आरा बिहार से। आगे देखिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना, ये कहां शुरू हुई थी? ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये कहां शुरू हुई थी? मध्य प्रदेश में। कहां पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में शुरू हुई थी। इसके बाद एफआईआर आपके द्वार। क्या है? एफआईआर आपके द्वार। एफआईआर आपके द्वार ये योजना कहाँ की है? ये भी मध्य प्रदेश की योजना है। एफआईआर आपके द्वार ये भी योजना कहाँ की है? मध्य प्रदेश की। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। आगे देखिए, आगे बात करते हैं दुआरे राशन योजना। क्या है दुआरे राशन योजना? ये कहाँ शुरू हुई थी?
पश्चिम बंगाल। कहां पर? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुरू की थी। कहां पर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल शुरुआत किसने की थी? ममता जी ने। किसने? ममता जी द्वारा। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी द्वारा। आगे देखिए, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। क्या नाम है? आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। ये कार्यक्रम शुरू हुआ था। कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले शुरू हुआ था। क्या नाम है? आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार। ये योजना शुरू हुई थी। कहां पर? ये कार्यक्रम है, सॉरी योजना नहीं, ये क्या है? कार्यक्रम। कहां पर शुरू हुआ था? झारखंड। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, झारखंड। कहां पर? झारखंड। ये इसकी शुरुआत कहां पर की गई थी? झारखंड। तो ये कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत कहां? झारखंड में हुई थी। इसके बाद देखिए, ग्राम उजाला कार्यक्रम आरा बिहार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, मध्य प्रदेश। FIR आपके द्वार योजना, मध्य प्रदेश। दुआरे राशन योजना, पश्चिम बंगाल। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार, ये कार्यक्रम है, कहां पर शुरू हुआ था? झारखंड में। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा पढ़िएगा, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? क्यों मनाया जाता है? इसकी भी बात करेंगे। तो देखिए कब मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस? प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को। कब? 2 दिसंबर। अब देखिए इसके पीछे की बात भी हमें पता होनी चाहिए कि मनाया आखिर क्यों जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। तो ये संबंधित है किससे? भोपाल गैस त्रासदी से। किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित है। अब भोपाल गैस त्रासदी आपको पता होना चाहिए। भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर। कब? 2 और 3 दिसंबर की घटना है। वहां पर एक कंपनी थी, कौन सी? उसमें गैस लीक हुई थी। भोपाल में एक कंपनी थी, उसमें गैस लीक हुई थी। देखिए दवा की कंपनी थी, कौन सी? दवा की कंपनी थी। नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। क्या नाम था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी थी। वहां से एक गैस लीकेज हुई थी। गैस लीकेज, वो गैस जहरीली थी, जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई थी। देखिए गैस कौन सी थी? गैस पूछी जाती है, गैस आपको याद होनी चाहिए। कौन सी है? मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी? मिथाइल आइसोसाइनेट। देखिए गैस याद होनी चाहिए, मिथाइल आइसोसाइनेट। ये यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड कंपनी का नाम है। भोपाल गैस त्रासदी घटना कब की है? 2 और 3 दिसंबर 1984। कब की घटना है? 2-3 दिसंबर 1984 की घटना है। भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। इसीलिए उन्हीं की याद में जो हजारों लोगों की इसमें मृत्यु हुई थी गैस से। ये बहुत जहरीली गैस थी। ये मिथाइल आइसोसाइनेट एक जहरीली गैस थी। कैसी? जहरीली गैस थी जिसमें बहुत से लोगों की मृत्यु हो गई, हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। उन्हीं लोगों की याद में प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अब आपको पता हो गया होगा कि राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस क्यों मनाया जाता है। ये सीधा संबंधित है भोपाल गैस त्रासदी से। भोपाल गैस त्रासदी में जो हमें हानि हुई है, लोगों की, हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हीं की याद में इसे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन हमने कल भी करवाया था। आपको याद हो जाए इसलिए हम क्वेश्चन बार बार रिपीट करवाते रहते हैं। आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। पूरी क्लास अंत तक रोज देखा करें, क्वेश्चन बिल्कुल आपकी जुबान पर रहेंगे। तो देखिए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है?
कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को, कब? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे देखिए अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस। तो अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को ये भी मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। हम किसी के गुलामी से मुक्त रहें, हम किसी की गुलामी से मुक्त रहें, इसी के लिए अंतरराष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस जागरूकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। अब देखिए 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अगर ये पूछ दे कब से मनाया जाता है, पूछे जाने की कम संभावना रहती है, लेकिन आपको याद होना चाहिए कब से? 1929 से। 1929 से इसकी शुरुआत हुई थी। आगे देखिए दुनिया की सबसे महंगी दवा बनाई गई है। दुनिया की सबसे महंगी दवा। अब देखिए उस दवा का नाम क्या है? दवा का नाम क्या है? इसके बाद हेमजेनिक्स। नाम क्या है? हेमजेनिक्स। अब बनी किसके लिए है? हेमजेनिक्स। हेमजेनिक्स दवा का नाम है। हेमजेनिक्स याद रखिएगा, अभी बनी है, इसको अभी बनाया गया है। हेमजेनिक्स दवा का नाम है। अब देखिए इसकी खुराक लगभग 28.58 करोड़ की है। कितनी? 28.58 करोड़, 28.58 करोड़ रुपए की है। कितने? 28.58 करोड़ रुपए की इसकी एक खुराक है, एक खुराक। और देखिए हेमजेनिक्स दवा है किसके लिए? तो ये आनुवांशिक रोग हेमोफीलिया, किसके लिए? आनुवांशिक रोग हेमोफीलिया के लिए बनाई गई है। किसके लिए? हीमोफीलिया के लिए। हीमोफीलिया। हीमोफीलिया कैसा रोग है? आनुवांशिक रोग या शाही रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक रोग या शाही रोग। शाही रोग, शाही रोग और आनुवांशिक। कैसा है ये? आनुवांशिक रोग है। आनुवांशिक रोग है ये, एक आनुवांशिक रोग है। इसे शाही रोग के नाम से भी जानते हैं हीमोफीलिया को। आगे देखिए मंकी पॉक्स का नया नाम। तो मंकी पॉक्स का नया नाम हो जाएगा, इसकी घोषणा WHO ने हाल ही में कर दी है। अब देखिए मंकी पॉक्स का नया नाम हो क्या जाएगा, आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना। मंकी से एम ले लेना है, मतलब शॉर्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? शॉर्ट कर दिया गया। तो शॉर्ट कैसे लिखेंगे? मंकी से एम और पॉक्स, तो क्या कर दिया गया? एम पॉक्स। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद रखिएगा मंकी पॉक्स। इसको शॉर्ट कर दिया गया, नाम को थोड़ा शॉर्ट कर दिया गया, तो मंकी पॉक्स से क्या बन गया? एम पॉक्स। क्या बन गया? एम पॉक्स। आपको एम पॉक्स याद रखना है। आगे देखिए तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा क्या है? अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। कौन सा? अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। देखिए इस महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया और क्यों किया जाता है इसका आयोजन, तो जानते हैं। अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। कौन सा? लुसोफोन महोत्सव। देखिए लुसोफोन महोत्सव, ये जो लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, जो देश या जहां पर रहने वाले लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, वो लोग मनाते हैं। कौन? पुर्तगाली। तो ये ज्यादातर कहाँ मनाया जाता है? पुर्तगाली बोलने वाले देशों में। पुर्तगाली बोलने वाले देशों। देखिए पुर्तगाली बोलने वाले देशों का समूह लुसोफोन है। क्या? लुसोफोन, पुर्तगाली बोलने वाले देशों का समूह। अब देखिए पुर्तगाली यहाँ भी बोलते हैं, कहाँ पर? गोवा में। कहाँ पर? गोवा में। अपने भारत में कहाँ पर? गोवा में। गोवा पहले किसका उपनिवेश था? गोवा पहले किसका उपनिवेश रहा करता था? तो किसका? पुर्तगालियों का। किसका? पुर्तगालियों का। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ? गोवा में। अब देखिए पुर्तगालियों से गोवा को भारत ने कब आजाद कराया? पुर्तगालियों से गोवा को भारत ने कब आजाद करवाया? तो 1961 में। कब?
1961 कब? 1961 में आजाद कराया। इसके बाद गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? गोवा को राज्य का दर्जा बाद में दिया गया। तो राज्य का दर्जा याद रखना है, ये पुर्तगालियों से आजाद कराया। इसके बाद 1987 में राज्य का दर्जा किसे? गोवा को राज्य का दर्जा मिला। गोवा को राज्य का दर्जा कब मिला? 1987 में। 1987 में, 1961 में पुर्तगालियों से ये आजाद हुआ। ये गोवा के बारे में आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया? गोवा में। अब गोवा में क्यों किया गया? क्योंकि वहां पर लोग पुर्तगाली भाषा बोलते हैं, पुर्तगाली भाषा का प्रयोग करते हैं। तो पुर्तगाली बोलने वाले देशों का समूह लुसोफोन, पुर्तगाली बोलने वाले देशों का समूह लुसोफोन। तो जहां पर पुर्तगाली बोलते हैं वहां पर ये मनाते हैं। कौन सा? लुसोफोन महोत्सव। कौन सा? लुसोफोन महोत्सव मनाते हैं। अब देखिए इसका आयोजन ये क्यों मनाते हैं? ये अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार, संस्कृति को बनाए रखने के लिए इसका प्रचार प्रसार करते हैं। किसके लिए? लिख लीजिएगा, संस्कृति के प्रचार प्रसार हेतु या मान लीजिए कि बचाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए अपनी संस्कृति को ये प्रचार प्रसार करते हैं, इसीलिए इस महोत्सव को मनाते हैं। अब इसका आयोजन कब किया गया? तो 3 से 6 दिसंबर। कब? 3 से 6 दिसंबर। 3 से 6 दिसंबर इसका आयोजन होगा। कहां पर? गोवा में। आगे देखिए बात करते हैं सिग्मो फेस्टिवल। सिग्मो फेस्टिवल भी कहां मनाते हैं? गोवा में। सिग्मो कहां पर? गोवा। सिग्मो गोवा में। इसके बाद हर घर जल वाला राज्य। तो हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? गोवा। याद होना चाहिए, हर घर जल वाला राज्य गोवा। दिव्य कला मेला 2022। दिव्य कला मेला 2022 इसका आयोजन कहां पर? तो इसका आयोजन कब होगा और कहां पर? इसका आयोजन कहां होगा? नई दिल्ली में। आयोजन कहां पर होगा? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में हमने आपको बताया था कि नई दिल्ली में कहां पर होगा? कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। कर्तव्य पथ में होगा कब? 2 से 7 दिसंबर। कब? 2 से 7 दिसंबर। 2 से 7 दिसंबर के बीच में इसका आयोजन होगा। अब देखिए 2 से 7 दिसंबर के बीच इसका आयोजन होगा। कहां पर? नई दिल्ली। कर्तव्य पथ नई दिल्ली। कहां पर? नई दिल्ली में। आगे देखिए 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। तो 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन इसका आयोजन कहां पर? इसका उद्घाटन किया है एस जयशंकर ने। हम पढ़ा चुके, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया। कहां पर? नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में एस जयशंकर ने इसका उद्घाटन किया, 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। इसके बाद कन्नौज महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? कन्नौज महोत्सव का आयोजन कहां पर हो रहा है? तो कन्नौज में। बताया था हमने आपको, कहां पर? कन्नौज में। कन्नौज महोत्सव, कन्नौज। 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन नई दिल्ली। दिव्य कला मेला, कर्तव्य पथ नई दिल्ली। हर घर जल वाला राज्य गोवा। सिग्मो फेस्टिवल गोवा। लुसोफोन महोत्सव आयोजन कहां पर हुआ? गोवा में। देखिए आगे पढ़िएगा, स्क्रीन पे क्या लिखा है। नागपुर मुंबई सुपर परिवहन एक्सप्रेसवे। नागपुर मुंबई सुपर परिवहन एक्सप्रेसवे क्या है? परिवहन एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके साथ समझौता भारत ने किसके साथ किया है? भारत परिवहन विभाग ने समझौता किसके साथ किया है? किसके साथ किया है? दक्षिण कोरिया के साथ। किसके? दक्षिण कोरिया के साथ। अब देखिए परिवहन विभाग के हिसाब से ये पहला समझौता है। परिवहन विभाग का कोरिया के साथ, दक्षिण कोरिया के साथ पहला समझौता है। तो किसके साथ? दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया के साथ किसने समझौता किया है? भारत ने। किसने? भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ। अब देखिए परिवहन
परिवहन का भारत द्वारा परिवहन का भारत द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ पहला समझौता, दक्षिण कोरिया के साथ पहला समझौता है, पहला समझौता। अब देखिए दक्षिण कोरिया के साथ हुआ है, किसके लिए? एक्सप्रेस वे परिवहन सेवा होगी, एक्सप्रेस वे। और कहां से? नागपुर मुंबई, कहां से? नागपुर से मुंबई के बीच सुपर परिवहन होगी। कैसी? सुपर परिवहन। अब देखिए इसमें और क्या स्पेशल रहेगा, इसमें टोल कलेक्शन को और बेहतर किया जाएगा। किसको? टोल कलेक्शन को और बेहतर बनाने का कार्य होगा। क्या? टोल कलेक्शन। क्या? टोल कलेक्शन को और बेहतर, टोल कलेक्शन को बेहतर किया जाएगा, टोल कलेक्शन को और बेहतर किया जाएगा। कहां पर? मुंबई नागपुर सुपर परिवहन एक्सप्रेस वे। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ भारत ने समझौता किया। भारत द्वारा दक्षिण कोरिया के साथ पहला परिवहन समझौता है। आगे देखिए, आगे बात करते हैं G20 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? तो G20 की अध्यक्षता भारत ने 1 दिसंबर को ग्रहण कर ली है। किसने? भारत ने 1 दिसंबर को ग्रहण कर ली है। किसने? भारत ने 1 दिसंबर को, कब? 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर ग्रहण कर लिए। अब देखिए इसके पहले अध्यक्षता किसके पास थी? इसके पहले अध्यक्षता किसके पास थी? उससे भारत ने ग्रहण की है। तो किसके पास थी? इंडोनेशिया। किसके पास? इंडोनेशिया। तो G20 की बैठक इंडोनेशिया में ही हुई। इस बार की G20 की बैठक कहाँ हुई? इंडोनेशिया। कहां पर? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के किस शहर में? बाली शहर में। इंडोनेशिया के बाली शहर में बैठक हुई थी G20 की। वहीं फिर भारत को घोषणा कर दी गई थी कि भारत को अगली अध्यक्षता दी जाएगी। 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर दे दी गई। आगे देखिए SIPCOT औद्योगिक पार्क, सिपकोट, क्या नाम है? सिपकोट औद्योगिक पार्क। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिपकोट औद्योगिक पार्क, क्या नाम है? इस नाम को याद रखिएगा, सिपकोट। क्या नाम है? सिपकोट औद्योगिक पार्क। कहाँ बनाया जाएगा? उद्घाटन कहाँ पर किया गया? बन चुका है। उद्घाटन कहाँ पर इसका किया गया? तो उद्घाटन तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु। और तमिलनाडु में किया गया तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। तमिलनाडु के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन। कौन है? M.K. स्टालिन। M.K. स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। M.K. स्टालिन कहाँ के हैं? तमिलनाडु। आगे देखिए, आगे बात करते हैं NDTV के 99.5% शेयर अडानी ग्रुप को। तो अडानी ग्रुप की एक कंपनी, किस कंपनी को किया गया है? NDTV के 99.5%। कितने? 99.5% शेयर दिए गए हैं। अब देखिए किस कंपनी को? तो BCPL। कंपनी का नाम क्या है? BCPL। ये किसकी है? कंपनी अडानी ग्रुप की। किसकी? अडानी की कंपनी है BCPL। उसको NDTV ने 99.5% शेयर दिए हैं। और उसके साथ बता दें रवीश कुमार ने NDTV से इस्तीफा भी दे दिया है। किसने? रवीश कुमार, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है NDTV से। आगे देखिए, दुनिया का पहला H2 गैस से चलने वाला एयरक्राफ्ट बनाया है। दुनिया का हाइड्रोजन से चलने वाला पहला एयरक्राफ्ट बनाया है। हाइड्रोजन से, किससे? हाइड्रोजन गैस से चलने वाला दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट बनके तैयार हुआ है। तो दुनिया का पहला। अब देखिए किस देश ने इसको तैयार किया है? तो किस देश ने? स्कॉटलैंड। किसने? स्कॉटलैंड ने बनाया। किसने? स्कॉटलैंड ने बनाया है। स्कॉटलैंड दुनिया का पहला है हाइड्रोजन से चलने वाला एयरक्राफ्ट। देखिए आगे 5वां प्रश्न क्या है? बासेनार अरेंजमेंट 2023 हेतु अध्यक्षता। तो बासेनार अरेंजमेंट की 2023 की अध्यक्षता किसको मिल गई है?
किसको? 1 जनवरी 2023 से इसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अब देखिए भारत करेगा अध्यक्षता 1 साल के लिए। कब तक के लिए? 1 साल के लिए इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। तो 2023 है तो अध्यक्षता किसे मिली है? भारत को। कब होगी? 1 जनवरी 2023 से। 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष हेतु। कितने वर्ष? 1 वर्ष हेतु। तो 1 वर्ष हेतु अध्यक्षता किसे मिली है? भारत को। नाम क्या है? बासेनार अरेंजमेंट। बासेनार अरेंजमेंट की 2023 की अध्यक्षता किसको मिल गई है? भारत को। 1 जनवरी को ये अपनी अध्यक्षता ग्रहण करेगा। अब देखिए जानते ये है कि बासेनार अरेंजमेंट आखिर है क्या। तो बासेनार अरेंजमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए बासेनार अरेंजमेंट है क्या। बासेनार ये होता है क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा को, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए कैसी? देशी एवं अंतरराष्ट्रीय, मतलब देश की एवं अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए। और देखिए किसके लिए? पारंपरिक हथियार जो होते हैं, पारंपरिक हथियार उनको उनके स्थानांतरण के लिए। किनके? पारंपरिक हथियार के स्थानांतरण के लिए। पारंपरिक हथियारों के स्थानांतरण। देखिए स्थानांतरण किस प्रकार का इसमें होगा? इसमें हस्तांतरण में, स्थानांतरण नहीं, हस्तांतरण लिख लीजिएगा, हस्तांतरण। अब देखिए पारंपरिक हथियारों का जो हस्तांतरण होगा तो उसमें इसकी क्या भूमिका रहेगी? उसमें पारदर्शिता के लिए, हस्तांतरण में पारदर्शिता हेतु, हस्तांतरण में पारदर्शिता लाने हेतु, पारदर्शिता लाने हेतु, हस्तांतरण में पारदर्शिता लाने हेतु। अब देखिए इससे क्या होगा? क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। अंतरराष्ट्रीय मतलब देश की, क्षेत्रीय कहते हैं, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बासेनार अरेंजमेंट। आपको याद क्या रखना है? बासेनार अरेंजमेंट। बासेनार अरेंजमेंट 2023 की अध्यक्षता किसने ग्रहण की? भारत को मिलेगी। कब ग्रहण करेगा? 1 जनवरी 2023 से 1 वर्ष हेतु। कितने? 1 वर्ष हेतु। अब देखिए आगे बात करते हैं। डिजी यात्रा सुविधा लॉन्च हुई है। क्या है? डिजी यात्रा। और इसके बारे में याद रखिएगा बासेनार अरेंजमेंट, इसमें देश कितने हैं? 42 देश हैं। कितने? याद रखिएगा 42 देशों का समूह है। 42 देशों का समूह है जिसमें भारत 42वां है। कौन सा? 42वां। अब देखिए भारत 42वां मतलब अंतिम देश है, तो ये भी याद होना चाहिए कि ये कब शामिल हुआ था? किसमें? बासेनार अरेंजमेंट में कब शामिल हुआ था भारत? तो ये शामिल हुआ था 7 दिसंबर। कब? 7 दिसंबर। भारत कब शामिल हुआ था? 7 दिसंबर 2017 को। 7 और 17 इस तरीके से याद कर लीजिएगा किसी प्रकार से। 7 और 17 कैसे? 7 दिसंबर 2017 को भारत इसका 42वां सदस्य बना। अब इसमें कुल सदस्यों की संख्या 42 है। कितनी है? 42। तो ये आपको याद होना चाहिए बासेनार अरेंजमेंट है क्या। बासेनार अरेंजमेंट के बारे में हमने सब बता दिया आपको। इसमें 42 सदस्यों का एक संगठन है, समूह है। आगे देखिए डिजी यात्रा सुविधा लॉन्च हुई। तो डिजी यात्रा सुविधा लॉन्च हुई है। अब ये देखिए किस विभाग में है ये डिजी यात्रा मतलब परिवहन से मतलब होगा। किससे? परिवहन। अब ये देखिए किस प्रकार का है? एयरपोर्ट में पेपरलेस को बढ़ावा देने के लिए। किसमें? एयरपोर्ट में पेपरलेस को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू हुई है। एयरपोर्ट में पेपरलेस कार्य हेतु बढ़ावा। पेपरलेस हेतु बढ़ावा लिख लीजिएगा। हेतु बढ़ावा शुरू किसे कब किया गया?
1 दिसंबर को इसे शुरू किया गया। कब शुरू किया? 1 दिसंबर को। एयरपोर्ट का जो कार्य होगा उसमें पेपरलेस हेतु बढ़ावा, पेपर का कम से कम यूज हो, इसके लिए इसे चालू किया गया 1 दिसंबर को। आगे देखिए, यूएनएससी की दिसंबर माह की अध्यक्षता कौन करेगा? ये मंथली जो अध्यक्षता होती है इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी अध्यक्षता दिसंबर माह की, किसकी? दिसंबर माह की यूएनएससी की अध्यक्षता किसको मिली है? अपने देश को, किसको? भारत को मिली है। तो भारत को कौन करेगा दिसंबर माह की अध्यक्षता? भारत। अब देखिए, पिछले जो 2 साल का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले 2 साल में भारत इसकी अध्यक्षता कितनी बार कर चुका है? 2 बार। पिछले 2 साल में 2 बार भारत कर चुका है, ये दूसरी बार। अगर 2 साल की बात करते हैं तो दूसरी बार अध्यक्षता करेगा दिसंबर माह की। दिसंबर दूसरी बार, 2 साल याद रखिएगा, दिसंबर दूसरी बार 2 साल। अध्यक्षता कौन करेगा? भारत। दिसंबर माह की अध्यक्षता भारत करेगा। अब देखिए, यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में कौन है? यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। ये भी आपको याद रखना चाहिए, क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। आगे बात करते हैं, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? अभी हम ये पढ़ा चुके हैं, बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 1 दिसंबर को। कब? 1 दिसंबर को मनाया गया। आगे देखिए, सुदर्शन प्रहार अभ्यास। कौन सा अभ्यास है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। अभ्यास याद रखना है, कौन सा है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। अब देखिए, कहां पर इसका आयोजन हुआ? थार, राजस्थान। कहां पर? थार मरुस्थल, राजस्थान में। थार मरुस्थल, राजस्थान। कहां पर? राजस्थान में इसका आयोजन हुआ। कहां पर? थार मरुस्थल, राजस्थान में सुदर्शन प्रहार अभ्यास का आयोजन हुआ। तो थार मरुस्थल मतलब रेगिस्तान में हुआ, या इस तरीके से लिख लीजिएगा, रेगिस्तान, राजस्थान। रेगिस्तान, तो रेगिस्तान कहाँ है? राजस्थान में। तो रेगिस्तान में इसका आयोजन किया गया। किसके द्वारा किया गया? सुदर्शन चक्र कोर। देखिए, सेना की एक कोर है सुदर्शन चक्र, तो आपको किस तरीके से? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। सुदर्शन प्रहार अभ्यास से याद रखना है, सेना की सुदर्शन जो कोर है, सेना की सुदर्शन चक्र कोर द्वारा। किसके द्वारा? सेना की सुदर्शन चक्र, देख लीजिएगा, सेना की सुदर्शन चक्र कोर द्वारा इसका आयोजन किया गया। किसके? सेना की सुदर्शन चक्र कोर द्वारा इसका आयोजन किया गया। नाम क्या है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। क्या नाम है? सुदर्शन प्रहार अभ्यास। अब देखिए, इसमें नई युद्ध तकनीकियों का उपयोग किया जाएगा, नई युद्ध तकनीकियों को सीखा जाएगा। किसको? नई युद्ध तकनीकियों का अभ्यास होगा, अभ्यास किया जाएगा, तो नई युद्ध तकनीकियों का। इस तरीके से हम डेली आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आते हैं। अब देखिए, आगे आने वाली वैकेंसियों के लिए ये प्रश्न सीरीज आपको पूरी देखनी होगी, तो एक तरफ से 1 से लगा के डेली देखा करिए, कोई भी दिन छूट ना जाए। क्लास होती है मात्र आधा घंटे की, तो आप इसको बढ़ाकर भी देख सकते हैं। आपको क्लास रोजाना देखनी है, सभी क्वेश्चन हम डेली रिपीट करवाते हैं, कभी कभी रिपीट होते रहते, तो आपको हर प्रश्न आपके सामने आता रहेगा। 2-4 दिन में याद पूरे प्रश्न हो जाएंगे, ये गारंटी है हमारी। तो आप क्लास को रोजाना देखा करिए, टाइम से क्लास को रोजाना देखिए। धन्यवाद। जय हिंद।